अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके एसपी हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने इलाके के SHO सदीक साहब से। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू बिकॉज यू आर ऑलवेज साडे नाल मेहरबानी की थी तुसी हमेशा। मैं समझता हूँ कि देखें ये बड़ी बात है एक SHO के लिए और पुलिस के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एक प्रोग्राम का आगाज SHO के साथ गुफ्तगू से हो रहा है। अच्छा। वरना SHO के अपने घर में डायरेक्ट उसके साथ गुफ्तगू का आगाज नहीं होता। अच्छा। उसके तो कान में ही आवाज बढ़ रही होती है। ये प्यो तुहाडा दिन भी बाहर रहिंदा है, रात भी बाहर रहिंदा है, जदों घर आउंदा सोता ही रहिंदा है। बड़ी टफ ड्यूटी है मलिक साहब। हाँ जी जी, इतनी टफ में तो की दसी जुनैद साहब। अच्छा, आपकी भी टफ ड्यूटी है? जनाब मैं भी पुलिस वाला ही हां, मैं कोई जुमे दे जुमे थाने टूटियां चेक करने आउंदा। ओ बेटा तेरी की टफ ड्यूटी होनी है, तू ते सिपाही है। तेनू SHO दी ड्यूटी देनी पैनी, तेनू समझ लग जाए। अल्लाह करे तू SHO होवे, अल्लाह करे। मैं तो दुआ करना सब जूनियर्स के लिए, मैं दुआ करता हूँ जुनैद साहब, अल्लाह करे किधरे SHO लगे, फिर इसको पता चले कि ड्यूटी होती क्या है। ये तो सिपाही है जनाब, जब 3-3, 4-4 दिन सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है। ये भी पिछले दिनों डॉक्टर के धरनों पे ड्यूटी दी है, यकीन माने मोरे लगे ने। सर जी मोरे पिछे होंदे ने, तुसी गोडियां नाल चक्कर जा रहे हो। ओ बेटे ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ जुनैद साहब 3-3, 4-4 दिन उधर खड़े होना, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਹ ਤੇ ਲੱਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ SHO ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मगर यही ड्यूटी तेजी से चेंज करनी पड़ेगी। तेज तो करना पैंदा ने, जिਵੇਂ तेज कर लेते ना ड्यूटी तो फिर देनी पैंदी है। देखो ना ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। देखो ना जरा, इन पैरों की ड्यूटी बदलती रहनी है, इसके अलावा काम ही कोई नहीं। सामने रॉ वाली रेडी खलोती है, बंदा उधर तक नहीं जा सकता क्योंकि मीडिया के कैमरे पे ने। सिपाही भी कोल खड़ा है जिन्होंने कहना होता है कि जाओ बेटे 2 गिलास पढ़ो, मगर नहीं कह सकते क्योंकि कैमरे खड़े ने। सिपाही खड़ा होवे और कैमरा खड़ा होवे, वड्डा कौन है? कैमरा। इज्जत कैमरे की करनी पैनी है। जनाब ते रॉ ले भी आई है तो पैसे देने पैंदे ने, कैमरे लगे होंदे ने कैमरे। वैसे भी जेडी चीज दे पैसे असि दे दी, वो चीज बड़ी मुश्किल हजम होंदी है। अकल कर बेवकूफ आदमी, सॉरी कैमरे लगे होंदे ने कैमरे। जुनैद साहब बिलीव भी, मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर मैं अब्बा जी की गल मान लेंदा और मैं मेडिकल च दाखिल हो जांदा ते अज सड़क दे उत्ते लम्मा मैं पिया हुंदा ते मेरी जगह ते होर खलोता हुंदा। किस्सा मुख्तसर जुनैद साहब बहुत जागी जाए। यकीन मनो तुसी हुण ते हालत हो गई है जिहदे कोलों जागन दी बो आ रही होवे ना, वो समझ लो SHO है। हां, जागन दी भी एक बो हुंदी है, जिवें गुड्डी बो हुंदी है ना, इंज जागन दी भी एक बो हुंदी है। 3-4 घंटे च बंदा खड़ा रहा है, ओहदा आर्मी च सड़ गया है, ओहदे कोल 17 सड़क दी बो आएगी लाजमन। बहुत बुरी हालत है। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ आपसे कि पुलिस की ड्यूटी जो है ना, जो उसको तकसीम होना चाहिए। और तकसीम कुछ इस तरह होना चाहिए कि SHO अपने आप को इंसान फील करे। सिपाही तो चलो बेचारे नहीं फील करते अपने आप को इंसान, और जाग के कुछ रहते भी नहीं इंसान। मगर SHO जिन्हें पूरा इलाका संभाल ले, खुदा का वास्ता जो कुछ ख्याल करो, वो भुल ही जाते ने ड्यूटी कितने दी। ड्यूटी ला के जी साडी ते अफसर भुल ही जाते ने किसी की उत्थे ड्यूटी लाई सी, भुल जाते ने। मैं तो तुहानू अपील करांगा कि दरखास्त करो हुकूमत अगे कि जेडे अफसरान ने, SP साहिबान जेडे ने या DSP साहिबान जेडे या वड्डे अफसर ने जेडे, इन्हां च खमीरा गौजमान तकसीम कीता गया ताकि इन्हां दी याददाश्त ठीक रहे। इन्हां नू याद रहे कि केड़ा बंदा, केड़ा इंसान केड़े चौंक च किन्नों खिला रहा सी और किन्ने बजे खिला रहा सी। भुल जाते ने, इन्हां नू याद नहीं रहता। कोलों जीप लैके लंघ जाते ने, समझ स्टैचू लगा है, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ SHO सचमुच ਦਾ जिंदा SHO खलोता है। और जुनैद साहब, ये हुकूमत और अपोजिशन की आपस की चपकलश में पिस कौन रहा है? पुलिस ऑफिसर, पुलिस मैन जो है वो इस कदर पिस रहा है, आपको मैं क्या बताऊं कि अपोजिशन से हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत से अपोजिशन घबराई हुई है। अजीब सी सूरत हाल है। हुकूमत हमारी ड्यूटी लगा देती है भाई धरने को कंट्रोल करना है, जुलूस को कंट्रोल करना है। साथ ये भी कह देते हैं कि भाई डंडा नहीं चलाना, लाठीचार्ज नहीं करना,
चोट नहीं किसी को आनी चाहिए, कोई ऐसी तशद्दुद वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, और नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तशद्दुद लाठीचार्ज कुछ नहीं करना, और फिर जेडे भूतरे ने इन्होंने कंट्रोल क्यों करने भी नाल दसो। बड़ी अजीब सूरत हाल है जुनैद साहब, कहीं धरना हो जुलूस हो वहां जाते हैं, गाड़ियां भर के पुलिस की जाती है, मगर आपको खौफ ही नहीं रह गया पुलिस का। ये जो बैठे होते हैं धरने वाले जुलूसों वाले, वो पुलिस को भी देख के टस से मस नहीं होते। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी आप वो टस से मस कर लेंगे, अभी हमने टस नहीं किया होता, पीछे से आर्डर आ जाता है कि भाई इनको लाठी मस नहीं करनी। जब फिर हमने मस नहीं करनी तो उन्होंने तो मस कर देनी है, वो तो सोच के आए होते हैं कि पुलिस मिस नहीं करनी, तो मिस से मस हो जाती है बस। देखिए क्या बेइज्जती है पुलिस की कि डाकू पकड़ने जाते हैं तो डाकू मारे आगे होते हैं, धरना उठाने आते हैं तो हम धरने के आगे होते हैं। हाय 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 हाय। सर जी आप तो ज्यादातर गाड़ी में बैठे रहते हैं, धक्के दसी खाते रहने। वो किड़े धक्के खाने, ना तो धक्का स्टार्ट। बेटे मैं भी आपके साथ ही खड़ा होता हूँ, मैं तो वो अफसर नहीं जो गाड़ी में बैठा रहूं। वो सर जी मैं तो धक्के भी खाना ते जुगता भी खाना। बेटे जूता का कसूर मेरा तो नहीं ना, मेरा कसूर तो नहीं ना। मैनू बंदा कहन दिया तू एडा काला, कहता जून च भर्ती होया सा। नहीं तो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो, उन्हें दसो मैं जून च भर्ती नहीं होया भाई जी, भर्ती हो गई मेरी जून बन रही है। एडिया तेनू जुगता लगती है, पब्लिक का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। अल्लाह शुक्र कर सदीक नाल ड्यूटी देने है। जुनैद साहब मैं कदी अपने अमले नू अपने तो घट नहीं समझिया, बराबरी दा सलूक करीदा इन्हां नाल। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀਪੀਓ ਨੇ ਹਿਰਨ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾ ਕੇ। जुनैद साहब बात बिहेव की है, हाँ ये मैं बिल्कुल मानना वा, इन्हां नाल बिहेव अच्छा नहीं हुंदा, साडे नाल थोड़ा जिहा बिहेव अच्छा कर जांदे ने। ओही छापर जेड़ा इन्हां नूं सुट दिंदे ने, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਾਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਛਾਪਰ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਰਿਆਨੀ ਪਾੜ ਗਈ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। अच्छा सिद्दीक साहब, हमने पहली बार ये मंजर देखा है, धरने के दौरान पूरी कौम आपको देख रही थी, वजीर दाखिला आपको मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा। और आप एहतजाजी मुजाहिरीन को 200 रुपया लेके जाने की इजाजत दे रहे थे। ये गलती किहदी है? गलती किहदी है? पुलिस की। और पुलिस की गलती नहीं, ਤੁਹਾਡੀ गलती है। ਤੁਸੀਂ इमरान खान ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ इमरान खान ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ? यानी ये बिल्कुल इस तरह की गल है कि बंदा सुल्तान राय की टिकट लैके तो फाइटरां नूं वेंदा रहे, सुल्तान राय वेखी ना। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगा जुनैद साहब, जिन्होंने 200 रुपया लिया है ना पुलिस वालों ने, उनको आप छोड़ दें। जिन्होंने पुलिस वालों को 200 दिया है गुजरने के लिए, उनको जरूर पकड़े। क्यों? वो इमरान खान वेखन चले तो 200 कम से कम 1000 रुपया दे दियो, इमरान खान वेखन चले हो यार। मैंने तो गड्डी वाला 200 रुपया दे रहा लंघन वास्ते तरने चो, मैं थले ला ले, मैं थले उतर कितने पैसे तेरे को टोटल कितने पैसे ने? कहते 7-8 हजार रुपया आया, मैं कहा 200 सिर्फ मिलते हैं। इमरान खान वेखन चले हैं 200 रुपया दे के, 300 ने विकटा लिखिया ने, वर्ल्ड कप उन्हें जिते तो 200 ने वेखन चले ਉਹ ਜੀ ਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਸ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। देखो जरा सिर्फ 200 च कितनी कास वेखन जा रहे हैं। बड़ा मैंने मिस किया, मैं सिर्फ 2 बारी तो इंजन करके तो फड़ाता है। एक कभी वेख्या होंदा ना तू इमरान, हाँ तू तो सिर्फ 2 बारी इंजन किया, कितनी बारी इंजन करता सी, फिर गेंद करांदा सी जाके। एक गेंद वास्ते जिन्नी बारी इंजन करता सी, कम से कम उन्हें 100 दे दे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो कराची की सियासत में नवे नवे रस्ते और नवी नवी अफवाहें और नवी नवी बातें सुन रहे हैं, इस पे तो कुछ रोशनी डालो यार। कराची की सियासत जो दुबई में हो रही है। तो यार चलो जहां भी हो रही है सियासत, तो कराची की हुई है ना, बल्कि MQM की सियासत कहो, उसके हवाले से कुछ बताओ। तुम्हें पता है अच्छा पड़ा मैं महल्ले में दानिश्वर लगा हुआ हूँ, तो खुद ही वजन उठाओ। नहीं मैं तो समझ नहीं आ रही है, इशरतुल अबाद साहब के सीट छोड़ते ही हलाला शुरू हो गई है। वो भी दुबई पहुंच गए हैं, फरूक सतार साहब भी पहुंच गए हैं,
وہاں پہ اور بھی چند لوگ سنا ہے پہنچ گئے ہیں اور سارے اکٹھے ہو کے تو پرویز مشرف صاحب کو قیادت سونپنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم کی. تو تم کیا سوچتے ہو؟ میں تو تمہیں شروع سے کہتا ہوں کہ ان کو مل جانی ہے قیادت ایم کیو ایم کی پرویز مشرف صاحب کو. تم ہی نہیں مان رہے کتنی دیر سے. اب میں اپنی رائے سے رجوع کر رہا ہوں. اب اس بات کے آثار پیدا ہو گئے کہ پرویز مشرف صاحب کو ایم کیو ایم کی قیادت مل جائے گی. کافی چانسز ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اف اینڈ بٹ لگاؤں گا. ایک منٹ آپ تشریف رکھیں, غور سے سنیے گا. اچھا بتاؤ. میرا انالیسس یہ ہے, میری انفارمیشن یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب تو مائنس ہو چکے. اس بات سے بھی میں اختلاف کرتا تھا کہ وہ مائنس ابھی تک نہیں ہوئے, لیکن آن دا گراؤنڈ جو اگر گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھا جائے تو وہ واقعی مائنس ہو چکے ہیں بہت حد تک. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کس ایم کیو ایم کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہے, یا ان کو کون سی ایم کیو ایم پلیٹ میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے صدر بن جائیں. الطاف حسین صاحب کے مائنس ہونے کے بعد اب پرویز مشرف صاحب کا اصرار یہ ہے کہ یہ جو تینوں طرح کی ایم کیو ایم ہے, ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین والی ہے, ان تینوں کو کسی طرح اکٹھا کیا جائے, پھر ہی بات بنے گی. لیکن میری اطلاع, میرا انالیسس یہ ہے کہ ایسا کر تو دیا جائے گا. ایسا ان کے لیے کھیلن کو مانگے چاند, ان کو یہ چاند دے دیا جائے گا. لیکن کیا یہ جائے گا کہ فی الحال یہ ساری صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے گا, لیکن الیکشن کے بالکل قریب جا کے ان کو تینوں ایم کیو ایم ان کے سپورٹ کی جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے یور یرا بن جائے گا ایک دم. ایک تو زور بنے گا, مومنٹم بنے گا. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے قائدین ہیں, اکابرین ہیں, ان کا بھی یہ خیال ہے, تینوں دھڑوں کے جو اکابرین ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ بہرحال ایک فوجی ہیں. ان کو جو ایک سیاستدان جس طرح کا زیرک ہوتا ہے اور جو سیاسی باریکیاں ہیں وہ اس سے بالکل نابلد ہے. ہاں اسٹریٹ, ہاں بہت حد تک وہ آؤٹ سپوکن بھی ہیں. اس لیے وہ ایم کیو ایم جیسی پیچیدہ سیاسی جماعت کو اتنے مہینے تک لے کے شاید نہ چل پائیں, اور ہر وقت وہاں پہ کوئی نہ کوئی تنازعہ کھڑا رہے گا. اس لیے یہ آخر میں جا کے فیصلہ کیا جائے گا اور اس سے ایک مومنٹم بھی بنے گا جماعت کا, اور ہو جائے گا. بہرحال یہ کوائٹ پاسبل ہے اب اس وقت. اور یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے, اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کی قیادت بھی, ایم کیو ایم کا ووٹر بھی میرا خیال ہے پرویز مشرف کی قیادت ماننے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ اپنے صدارتی دور میں پرویز مشرف نے بہرحال ایم کیو ایم پر, ایم کیو ایم کی قیادت پر, الطاف حسین صاحب پر بے پناہ مہربانیاں کی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مانے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے. اور میرا خیال یہ بھی ہے ایک ہلکا سا, اگر تم مجھے اجازت دو تو. جی حضور. پرویز مشرف صاحب کے ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالنے کے بعد اس میں سے, اللہ مجھے معاف کر دے, میں تو لفظ یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں, اینٹی پاکستان یا انڈین جو ایک سوچ تھی اس میں پائی جا رہی, اس کا بھی خاتمہ ہو جائے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے جو جوابی دلائل دینے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پرویز مشرف صاحب تھے جن کے حکم پر ایگزیکٹلی اس دن, جس دن الطاف حسین نے ہندوستان میں یہ متنازعہ تقریر کی تھی, biggest blunder, creation of Pakistan is the biggest blunder in the history of mankind. یہ تقریر جس دن کی تھی, اس تقریر کے خاتمے کے تھوڑی دیر بعد پرویز مشرف صاحب کے پاکستانی سفارت خانے کو ملنے والے حکم کے بعد اسی الطاف حسین کو پاکستانی سفارت خانے میں باقاعدہ انوائٹ کر کے لنچ پہ یا ڈنر پہ بلایا گیا تھا. ہاں جی. اور اس وقت وہاں پہ موجود ایک سفارتکار نے بعد میں غالباً اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ اس دن مجھے الطاف حسین سے ہاتھ ملاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی. او مائی گاڈ, یہ تو تم نے مجھے تذبذب میں ڈبو دیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تینوں اگر ایم کیو ایم اکٹھی ہو گئی تو پھر تو ظاہر ہے وہاں سے ایم کیو ایم جیتے گی, کوئی اور تو کھڑا نہیں ہو سکے. بالکل ایم کیو ایم جیت جائے گی وہاں سے, اور سے ہوگی ان کی. اچھا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کراچی کا منظر ہے یہ ایک بڑے ملکی منظر نامے کی ایک ابتدائی شکل بھی. اچھا یعنی ایم کیو ایم اگر اسی صورت میں جیت کے سامنے آتی ہے تو یہی ایم کیو ایم
सिंध में बनने वाले एक बड़े गैर एलानिया इत्तेहाद का हिस्सा भी हो सकती है, जिसका मकसद होगा कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जाए। उसके लिए जो फंक्शनल लीग है और कॉम्प्रेस जमातें हैं और जो बड़े बड़े खानदान जो माजी में पीपल्स पार्टी में रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और इस सारी मूव में 4 साबिक वज़राए आला सिंध का भी बुनियादी किरदार हो सकता है। अच्छा, अरबाब गुलाम रहीम, गौस अली शाह साहब, ठीक है, और लियाकत जतोई, मुमताज भुट्टो, ये चारों वज़राए आला मिलकर भी उस गैर एलानिया इत्तेहाद को सपोर्ट कर सकते हैं। और अक्सर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी सियासी जमात या एस्टैब्लिशमेंट अगर अंदरून सिंध में कोशिश करे तो बाआसानी 10-12 सीटें निकाल सकते हैं। नहीं, मगर पीपल पार्टी को उधर साइड पे करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन अब इसके लिए पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद को सामने आने से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना वो तो होगी। कर ही रहे हैं यरदारी साहब मेहनत। हाँ, कर रहे हैं, वो नजर आ रही है। मेरा ख्याल राजा रियाज साहब ने ये पीपल पार्टी छोड़ी है ना, इस वजह से पीपल पार्टी की शोहरत में फर्क पड़ा है। बात शोहरत में नहीं, खुराक में। अच्छा, अब उससे भी जो अगली स्टेज है इस मंजरनामे की, वो ये है कि ये तो सिंध कवर हो गया, उसके बाद किसी मरहले पर पीटीआई को भी इस पूरे इत्तेहाद में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक पीटीआई के अंदर इस हवाले से शदीद तसब्जुब पाया जाता है, अख्तलाफात भी शदीद इख्तलाफ है कि हमारे जो हमारे महबूब रहनुमा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इस बात के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई को अल्टीमेटली जो पीपल्स पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस्तेमाल करना चाहिए और किसी स्टेज पे जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहिए। वो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, उनके राब्ते भी हैं। उनकी दलील ये है, वो कहते हैं कि इस तरह हमें वफाक में पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ दे सकती है। ये अगर सिंध में बनने वाले इत्तेहाद का हम हिस्सा बनेंगे तो हमें वफाक में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बात तो उनकी समझ में आती है ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी कोई पंजाबी नहीं बोलते, वो भी उर्दू बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमें इस इत्तेहाद के साथ जाना चाहिए। उनके साथ चौधरी सरवर साहब भी शामिल है। ओह माय गॉड, लो जी, फिर वो इसी इत्तेहाद के साथ जाएंगे, चूंकि जाना तो जा ही पिया, तो वो तरीन साहब। और वैसे भी आजकल इमरान खान के करीब तरीन जहांगीर तरीन ही समझे जाते हैं। गुड, करीब तरीन जहांगीर तरीन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बगैर किसी ताखीर के उधर लिए चलते हैं। मैं असल में ये हुकूमती पॉलिसियों की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं अपने ही एक बयान की वजाहत करनी चाहता हूँ। जी। ये मैंने कल कोई बात की थी, हम तो प्लान कर रहे हैं इक्तसादी सूरत हाल जो है मुल्क की और आवाम की, उसके हवाले से हम एक प्लान बना रहे हैं और उसको मैंने बड़ा सीरियसली बताया था कल, तो लोगों ने उसका लतीफ़ा बना लिया और हंस के घरों को चले गए। अच्छा, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 10,000 रुपए नेल पॉलिश से बचा लूंगा ना लगा के वो? जी हाँ, देखें अभी घरों का मसला जो है वो बड़ा अजीब बना हुआ है। घर के अखराजात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रोटी पानी का बंदोबस्त एक तरफ, बीवियों के ये ब्यूटी पार्लर का खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा। तो हमने एक प्लान सोचा है, उसके हवाले से मैंने कल बात की थी। अगर खामद ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर ले तो उसका घर बड़ा आसानी से चल सकता है। अच्छा। तो किसी और गाहक की तो जरूरत भी नहीं, सिर्फ अगर अपनी बेगम का ही ब्यूटी पार्लर का सारा काम खामद खुद कर दे तो मेरा ख्याल है कि इतने पैसे बच जाएंगे कि हानी रोटी अच्छी हो जाएगी। तो उस हवाले से मैंने बताया था, भाई मेरी 2 बीवियां हैं तो 5,000 रुपया एक बीवी का नेल पॉलिश का खर्चा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी भाभी के नाखून इतने इतने लंबे हैं। असल में ये नेल पॉलिश बड़ी महंगी हो गई है, नाखून उसके छोटे ही। तो 2 का 5-5 हजार करके 10,000 का खर्चा हो। तो अगर एक खातून का 5,000 रुपया सिर्फ आधा इंच पे खर्चा है तो बाकी 5.5 फुट की बीवी का आप कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। तो
तो अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बात लाखों में चली जाती है। इतना ज्यादा खर्चा होता है ये ब्यूटी पार्लर का। वो जैसा पुराने लोग कहा करते थे कि खुदा गंजे को नाखून न दे, मैं तो कहता हूं कि खुदा बीवी को नाखून न दे, क्योंकि सिर्फ नाखूनों का खर्चा है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं ऐसा कि ये जो ब्यूटिशियन का खर्चा है, ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, ये अगर बचा के हम हंडिया में डाल लें तो वो मेरा ख्याल है अच्छी पक सकती है। हंडिया में क्या नेल पॉलिश डाल लें? तो बाबा ये कैसे नेल पॉलिश पड़ जाएगी हंडिया में? ये तो अजीब बात आप कर रहे हैं। क्या सालन आपने सूट से मैचिंग करके पकाना है? ये तो घरों में रोजाना यही बातें हुआ करेंगी कि मेहमान आ रहे हैं, ऑरेंज रंग का गोश्त पका लें, या आज लेडीज आ रही है खाने के लिए, पिंक रंग की हांडी पका लें। ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो ये खर्चा है नेल पॉलिश का, उसकी जगह हंडिया पक जाएगी। शायद अब मुझे बात समझ आ गई। आप नहीं, समझ आपको पहले भी आ गई थी, साथ जुगत भी आ गई थी, इसलिए आपने कर दी। मैं आपको जुगत करूंगा शायद कैसे? तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ हम नेल पॉलिश बचानी शुरू करें तो मुल्क का बजट कहां का कहां चला जाए। अगर 20 करोड़ आवाम है, इसमें से आधी औरतें भी लगाएं और एक औरत की कमोबेश 10 उंगलियां लगाएं, शायद कमोबेश क्या होती 10 है, तो पांव से टुंडी करना है। 10 पांव की होती हैं और 10 ये होती हैं। तो शायद फिर 20 करे ना। बाबा एक हाथ औरत का हमेशा मर्द की जेब में होता है, एक बाहर होता है। एक हाथ की 5 उंगलियां और एक पांव उसका घर से बाहर होता है और एक पांव हमेशा घर के अंदर होता है, और 5 पांव की लगाओ, टोटल करो कितनी बनी है। छोड़े औरत की। मैं काफी देर से इस पे काम कर रहा हूँ, आप जरा मुझे बता लेने दीजिए। 10 उंगलियां अगर आप एक औरत की लगाएं, 10 नाखून यानी लगाएं, तो 5000 रुपया खर्चा है। मैं तो अल्लाह का ये भी शुक्र करता हूँ कि मर्दों को नेल पॉलिश लगाने की आदत नहीं, वरना मेरा ख्याल है 2-3% मर्द ऐसे भी होते हैं जो छांगे होते हैं, उनकी एक उंगली नीचे लटक रही होती है, मगर वो हाथ का हिस्सा तो होती है, बेशक साथ लटक रही होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पीठ साथ शेख रशीद लटक रहा होता है। तो इसलिए ये जो मैंने आज मुल्क की मसाइल पे गुफ्तगू की है, इसको कल की तरह आप लतीफा बना के ना सुनाइए, इसको प्लीज सीरियसली लीजिए। नहीं, पूरा आपका इकोनॉमिक प्लान है पूरा। जी हाँ, ये तो अभी मैंने नेल पॉलिश पे बात की है, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपके सामने ये लिपस्टिक का बजट भी रखूंगा। शायद एक छोटा सा सवाल, ये रंग गोरा करने वाली क्रीम पे भी काम करेंगे? देखें, ये हमारा गरीब मुल्क है, इसका इतना बजट नहीं होता कि इतना काला रंग गोरा करने वाली क्रीम पे काम हो सके। बहरहाल हल्का फुल्का जो दाग धब्बा है वो उस वाली क्रीम पे तो करेंगे काम। गो हुकूमत कहती है कि दाग तो अच्छे होते हैं, मगर हमारा काम है, हम अपोजिशन में हैं, हम फिर भी उस पे काम करेंगे। अच्छा शाह जी, अगर आप इस तरफ चाली पड़े तो बालों पे भी तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं पाकिस्तानी, उसकी तरफ भी कुछ थोड़ा बहुत काम करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे जरूरत नहीं है इस पे काम करने की, मैं तो टोपी पहन लेता हूँ। और अगर आपको ये महसूस होता है कि इस पे काम होना चाहिए सर के बालों पे, तो आप वजीर दाखिला से रुजू करें, वो आपको बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा घनी और सस्ती विग कहां से मिलती है। देख ले, पहले आप शरारत कर रहे हैं, फिर वो जवाब देंगे तो आप गिला करेंगे। भाई वो जवाब देंगे तो हम फिर अपना माइक लेके आ जाएंगे, हमने कौन सा उससे अगले दिन करियाने की दुकान खोल लेनी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन सी पैक की नजर चंद ठुमके।
नाज़रीन, मैंने यादा चक्रियां लगानी थी मगर सी पैक बहुत लंबा रास्ता है। इसकी सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। मैं आज ग्वादर पोर्ट के इफ्तिताह पर चंद शेर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मोदी के दिल पे कितनी छुरियां चल रही हों। वही छुरियां जो उसके बगल में भी होती हैं। अल्लाह आपकी खैर करे। अर्ज किया है मियां इरशाद। मियां इरशाद नहीं, मैंने अर्ज किया है यार तुम्हें कह रहा हूँ मियां इरशाद। अच्छा, लो जी, अर्ज किया है। सी पैक मंसूबे से खुशहाली आनी जैसी, रख देगा ये फेर के दुश्मन की ऐसी की तैसी। वाह जी क्या वाह। बात है। अभी तो है आगाज, अभी से सड़ गए सीने उनके, सी करते फिरे मुखालिफ, मिर्चें लग गई ऐसी। को हमालिया से है ऊंची यारी चीन से अपनी, दूजी कोई मिसाल नहीं है दुनिया भर में वैसी। गौरी साहब जी जी। इतना बड़ा ये काम हुआ है, खुल गई किस्मत समझो। अब है यहाँ तरक्की होनी, पूछना कैसी कैसी। वाह। हाय हाय हाय, एक दफा फिर ये डगा लगवा दो तुम्हारी मेहरबानी। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वाकईतन इस मंसूबे को पाकिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा बना। आमीन आमीन। और हमें भी अब साथ मिलकर यही नहीं सोचना चाहिए कि सी पैक बन गया अब खुद ही तरक्की हो हम जाएगी। सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना एहसास चाहिए, होना सूबों को, अवाम को, मीडिया को, वफाक को, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को इस मामले में, खास तौर पर सी पैक के मामले में, इसको सियासी अलाइशों से दूर रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये वफाक को मजबूत करने का मंसूबा बने, खुदा न खास्ता वफाक को कमजोर करने का मंसूबा साबित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपने अपने काम पे लगना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सड़क पे दो बंदे लड़ पड़े हैं, सारा शहर उधर आले दुआले इकट्ठा हो जाए। बड़ी अच्छी यार एक बंदे ने आज मुझे लैंड सेंड की है। हाय 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 हाय। वो कहता है कि अगर सड़क पर कहीं लड़ाई हो रही हो तो बतौर पाकिस्तानी हमें नीचे हो जाना चाहिए, ताकि पीछे से आने वालों को लड़ाई नजर आने में दुश्वारी ना हो। और अपना मोबाइल पकड़ के तो ऐसे ऐसे करके तो फिल्में नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उधर को कैमरा करके बनानी चाहिए। अजीजी, कुछ लोग तो लड़ाई देख रहे होते हैं ना। हाँ जी। कुछ लोग नीचे देख रहे होते हैं कि कब किसी की चीज गिरे तो मैं उठाऊं। हाय हाय। तो तगड़ा बंदा लड़ रहा हो तो उसकी जेब में से तो मोबाइल गिरता है ना। गौरी जब भी लड़ा इसकी जेब में से कंगी गिरी, वो भी ब्रीक जुओं वाली। शायद उसे कंघी की जरूरत हो यार। तुमने उसकी कंगी देखी नहीं ना हुई। 2 दंदे फिर 4 खाली, फिर 3 दंदे फिर 9 खाली। अच्छा जी, खबर भी सुन लें। क्या है? स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं इमरान खान मुझे स्पीकर ना कहें, अयाज सादिक कह ले, मगर असम्बली जरूर आए। हाय मां सदके जाए। देखो ये किस तरह मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान की, स्पीकर कौमी असम्बली। वो कह रहे हैं ना कहो मुझे स्पीकर, अयाज सादिक कह लिया करो। असम्बली में तो आए खुदा के वास्ते। चलो अयाज सादिक भी ना कहो, पा सादिक कह लिया करो यार। चलो पा सादिक भी ना कहो यार, कोई शीदा मीदा कुछ कह ले आए तो सही, नाम ही ले लिया करे ना कोई स्पीकर। छोड़ दे ये बात। या सादिक साहब बेचारे वो वाला गुस्सा निकाल रहे हैं जो एक अब्बे ने अपने पुत्र पे निकाला। कहता ला बेटा जी इस दफा तुम पास ना हुए तो आइंदा मुझे अब्बा ना कहना, मैं तुम्हें बता दूं। रिजल्ट निकला, बच्चा घर आया, वालिद ने पूछा क्या बना है रिजल्ट का? कहता बस क्या बताऊं आपको मलक सदीक साहब, ये स्कूल वाले को अच्छे लोग नहीं है, ये नहीं चाहते कि मैं आपको अब्बा कहूं। यार सादिक साहब मेरा ख्याल है ये कोई खास अट्रैक्शन नहीं आपने बताई, कोई और अट्रैक्शन पैदा करें खान साहब को बुलाने के लिए। मेरा ख्याल है कि कुरान अंदाजी में उम्रे की टिकट अनाउंस कर दें। हाय 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 हाय। उनकी तो लगनी भी कोई है, और बंदा हो तो उनको तो कपड़ की टिकट देनी पड़े। अच्छा जी, खबर सुने। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना आखिरी दौरा प्लान कर लिया, यूरोपीय इत्तेहादियों और चीन के सदर से मुलाकात करेंगे। हाय मां सदके जाए, जब से हेलरी हारी है ना बेचारा उस दिन से पानी वाली टैंकी पे टांगे लटका के बैठा हुआ। हाँ, बहुत अफसरदा था, किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अच्छा। फिर वावाने सदर के अमले ने सारे ने इकट्ठे होके तो 250 रुपया दिया। उन्होंने कहा भाई जी जाओ सैर सूर कर रहा, रस्ते में कोई चीजें खाना, टाफियां टूफियां ले लेना, बर्गर ले लेना, डबल टिक्की वाला। डबल टिक्की वाला बर्गर बहुत शौक से खाता है, वरना तो बेचारा बड़ा टेंशन में है। उसकी पार्टी जो हार गई
हाँ उसकी पार्टी की हैलरी जीत जाती तो बंदा किसे ले आ ही जाता है वाने सदर में, उसको बता ही देता है कि छोटा बूटा मैं लाया इसको पानी दे रही हो या मैं फिर खुद आके पानी लगा जाएगा। और पानी लगाने के बहाने बूटे को चला जाता है कभी कभी पुराना सदर उधर। और अगर पार्टी उसकी का बंदा ना जीते तो फिर किसी ने कहाँ बुआ खोलना। नहीं तो मामा परेशान हो रहे, अपने गन मैन बाल खिला रहे, कब्जा छड़े ही ना। शाबाश, व्हाइट हाउस भाई जी वॉशिंगटन में है, जोहर टाउन लाहौर नहीं है। अच्छा जी सुने, दुनिया भर में आज वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी यौम मेहरबानी मनाया गया। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी जनाब, मुझे तो याद ही नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बेटे। आज यौम मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी आपकी। बस ठीक है, अभी मुझे कह रहा था अच्छा आज यौम मेहरबानी है, मुझे शक पड़ गया था। मैंने कहा किस बात से? कहते यार मैं घर से निकलने लगा हूं तो तुम्हारी भाभी ने कहा है कि बस पूरी सफाई रहने दो, सिर्फ डस्टिंग कर दो। बहुत अच्छी, यानी मेरा जरूर सुनाना है बीच में किस्सा। मेरी तो चलो बेगम ने तरस खाया ना, उसने कहा थोड़ा जरा चला काम कर दो, खैर है। अगली खबर करें। परजाई हमारी ने क्या कहा? परजाई ने कहा आज है यौम मेहरबानी, तो मैंने आज राज के मेहरबानी अदा करनी है, सारा घर साफ करना। बात को मजाक में ना हमें डाल दिया करो, बाकी अगर यौम मेहरबानी मनाया जा रहा है तो एक दूसरे को मेहरबानी कहना चाहिए और मेहरबान रहना भी चाहिए। हाँ जी। और अगर आप पे कोई एहसान करता है या आपके साथ को भला करता है तो उसकी उस काइंडनेस को दिलो दिमाग में रखना चाहिए। आई मीन बदीद नहीं होना चाहिए इसकी तरह। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, हस्बे डाक में पहला आपके लिए एक व्हाट्सएप मैसेज है, सुने जरा। सुनाए। मेरा नाम रिजवान है, मैं पीडे ब्रो से बात कर रहा हूँ और मैं पूरी हस्बे हाल की टीम को और अजीजी साहब को सलाम देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाना स्टॉप करना यार, स्टॉप करना, जरा स्टॉप करना। गौर से देखो, इस मुंडे का मुंह आंडे जैसा नहीं है। का खौफ करो, सलाम का जवाब दो उसको। इतने प्यार से सलाम किया उसको। वालेकुम सलाम जनाब, आई एम सॉरी, हमने ये आपस में जुगत की है। शुरू करें। की आपको है की आपस में? मैं खाना खाना छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ, पर ये शो देखना नहीं भूल सकता। मैं एक ये सवाल करना चाहता हूँ अजीजी साहब आपसे कि पाकिस्तान में किस सन में बिजली की लोड शेडिंग खत्म यार होगी? वैसे देखने में तो नहीं लगता कि आप कभी खाना खाना भूले हैं वैसे। सेहत देखो यार उसकी। यार खुदा का वास्ता, इतना गोल मटोलू है बेचारा। तो वही कह रहे ना, कह रहे हैं कि मैं खाना खाना भूल सकता हूँ, हस्बे हाल कभी नहीं भूल सकता। भूला है कभी खाना? वो खाना आगे रख के इसबेहाल देखता है और 1 घंटा प्रोग्राम चलता है तो 1 घंटा खाना खाता है। लो जनाबी अली, ये जो लोड शेडिंग है ना, ये वैसे तो मैं इस पे यही कहूंगा कि ये जवाब है किसी और का, तू पूछता किसी और से। वैसे इसका अब वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कह रहे हैं कि ये 2018 में इंशाल्लाह खत्म हो जाए। वैसे भी यार नौजवान इंग्लैंड में बैठा, उसको क्या फिक्र है अब? यार उसका छोटा भरा हर साल उससे जनरेटर के पैसे मंगवा लेता है कि पिछला सड़ गया, नवे पैसे भेजो। इसलिए वो कह रहा है कि कब मेरी जान छूटेगी। और फिक्र ना करें, 2018 में इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। आप उनसे ये कह दें छोटे भरा से कि उसी जनरेटर से गुजारा करो। खत क्या है जी अगला? जी फैसलाबाद से खत है, मियां उमैर आसिफ लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने अपने जुम्मे के शो में यंग डॉक्टर्स के मसाइल गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करके हमारे दिल जीत लिए, लेकिन एक छोटा सा गिला भी सुन लीजिए। आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तालिब इल्मों को बिलवास्ता नालायक तालिब इल्म कह दिया, हालांकि वहां दाखिला लेने वाले भी 70-80% नंबर्स हासिल करके ही पहुंचते हैं। हाँ माशाल्लाह। बताएं जी। इसने कहा था, यंग डॉक्टर आपने कहा था? मैंने कहा था। कोई बहाना नहीं है, स्ट्रेट अवे सॉरी कर लो। सॉरी नहीं भाई, डॉक्टर है वो, अगले जब क्लिनिक खोलेंगे तो अल्लाह ना करे किसी वक्त दवाई बंदा लेने चला जाता है, इसलिए तल्लुकात ठीक ही रहने चाहिए। लफ्जों के चुनाव में कोई हेर फेर ना हो गया हो, को ऊपर नीचे ना हो गया हो,
ورنہ جناب ظاہر ہے پاویں پرائیویٹ کالج ہو پاویں سرکاری ڈاکٹر جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں نہ بنتا دان دئیے جو لکھاں جگر آتے ہیں دا تاں جا کے کدھر ایک ڈاکٹر بن اچھا یار یہ ایک واٹس ایپ میسج سنو جی السلام علیکم حسب حال ٹیم، میرا نام یاسر وسیم ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا عزیزی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ کسی سیاستدان کو عزیزی بنانا چاہیں تو وہ کون ہوگا یا وہ کون بن سکتا ہے؟ شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بن سکتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بن سکتے ہیں، چوہدری شجاعت صاحب بن سکتے ہیں، جن جن کے تم بن سکتے ہو وہ تم بن سکتے ہو۔ میں نے تو نہیں اس طرح کی بات کرنی، پتہ نہیں کس کی حکومت آ جائے آگے۔ میرے خیال میں تو ہر بندہ یہ ہے، بننے والی کون سی بات ہے؟ یہ ایک دکھ کرنا۔ اوہ واہ جی واہ، آج تو ملکہ جذبات سبیہ خانم لگ رہے ہو۔ بہت بڑی آرٹسٹ ہے سبیہ خانم صاحبہ، ان کے ساتھ تو میرا نام لینا بھی غلط بات ہے۔ خط کیا ہے جی اگلا؟ جی لاہور سے ہے عامر رضا، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر رضا صاحب۔ جناب عزیزی صاحب، سردیاں آ رہی ہیں، اس دفعہ آپ نے سردیوں کی پیش بندی کے لیے کوئی اہم نکتے نہیں بتائے ہیں۔ ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ صرف غور سے سنتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دادا جی کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی باتوں میں بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ گڈ، دسو جی، دسو نکتے ہم پوچھ رہے ہیں بزرگوں سے۔ گہرائی والی بات ہے، آپ بتائیں۔ بہت بری بات ہے ویسے بندہ کوئی بات پوچھ لیتا ہے دوست مان کے، حد ہو گئی ہے ویسے آسم رضا صاحب۔ سردیوں میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ خود بزرگوں کو سردی سے بچایا جائے۔ یہ ویسے میں بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں، جو فیلنگز ہیں وہ خود بندہ آپ ہی بتا سکتا۔ نہیں میں بہت سیریسلی اپنے ویور سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ سردیوں میں بزرگوں کو سردی سے بہت احتیاط اور بہت زیادہ تردد کر کے بچائیں۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات جو ایک گر کی آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا قد لمبا ہو اور رضائی چھوٹی ہو تو جرابیں پہن کے سویا۔ چلو یہ جراباں نہیں پاؤنیاں، یہ جراباں تڑ کو نہیں ہے، پیر ٹک لو تے منہ تے ہیلمٹ پا لو۔ چنگی گل ہے جی عزیزی صاحب، انج ستے پیا چلان بھی نہیں ہوئے گا۔ موٹر سائیکل پہ سونا ہے یا بیڈ پہ سونا ہے؟ کراٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔